एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आईएएस अधिकारी के 18 ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। मुजफ्फरपुर में भी पहुंची स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम। सहरसा के जेल सुपरिटेंडेंट सुरेश चौधरी और बेटा के थानेदार रहे अवधेश झा के ठिकाने पर पड़ा आर्थिक अपराध इकाई का छापा। चल अचल संपत्ति खंगालने में जुटे अधिकारी। और प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति का ही लगा दिया ठिकाना। शव मिलने के बाद परिवार में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर में आईएएस अफसर समेत 3 पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। शहर के मिठनपुरा में झारखंड की वरीय आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। टीम पूजा सिंघल के मिठनपुरा स्थित उनके ससुर कामेश्वर झा के मकान में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम पहुंची है। पूजा सिंघल झारखंड के माइनिंग डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के साथ उद्योग और जेएसएमडीसी की चेयरपर्सन है। खनिज घोटाला मामले में ईडी की टीम आईएएस के रांची, दुमका, नोएडा, दिल्ली और मुजफ्फरपुर सहित 18 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इनके ससुर कामेश्वर झा मुजफ्फरपुर के डीपीआरओ रह चुके हैं। आईएएस में प्रमोशन के बाद रिटायर किए थे। पूजा सिंघल के अलावा सहरसा के जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के सहरसा के साथ मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा के कृष्णा टोली स्थित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं बिहटा में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक अवधेश झा के सकरा कॉलेज के समीप आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। जानकारी के अनुसार अवधेश के पिता प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। बिहटा के पूर्व थानेदार अवधेश कुमार झा के ऊपर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अपना शिकंजा कस दिया है। शुक्रवार की सुबह इनके 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। पटना के कुंजी मोहल्ला स्थित किराए के मकान और मुजफ्फरपुर के सकरा के मंझोलिया स्थित अवधेश कुमार झा का पुस्तैनी घर पर डीएसपी सुमन शर्मा के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। दरअसल आर्थिक अपराध शाखा पिछले साल से ही बालू के अवैध खनन और इसके खेल में शामिल सरकारी अफसरों के खिलाफ जाँच और कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में अवधेश कुमार झा का नाम सामने आया। इनके ऊपर आरोप है कि के थानेदारी करते हुए उन्होंने बालू माफियाओं का जमकर साथ दिया। माफियाओं को मदद करने के एवज में अवधेश कुमार झा ने अवैध रूप से अकुत संपत्ति अर्जित की है।
इसके अवैध कमाई का पता लगाने के लिए आर्थिक अपराध शाखा ने छापेमारी की और इनके दोनों ठिकानों को खंगाल रही है। एडीजी नैयर हसनैन खान के अनुसार 4 मई को पटना में EOU ने अवधेश कुमार झा के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय की अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट लेकर कार्रवाई की जा रही है। विशेष निगरानी विभाग इन दिनों भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिहटा के पूर्व थानेदार के साथ सहरसा के जेल सुपरिटेंडेंट सुरेश चौधरी के ठिकानों पर भी शुक्रवार की सुबह एक साथ छापेमारी की गई। जेल अधीक्षक पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। सहरसा के जेल सुपरिटेंडेंट सुरेश चौधरी के सहरसा और मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके साथ साथ में कार्यालय में भी छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक इनके ठिकानों से कैश, जेवरात, जमीन के अलावे कई जगहों पर संपत्ति अर्जित करने के कागजात भी मिले। पता चला है कि पद का दुरुपयोग करते हुए ये करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। SVU की टीम उनकी पूरी चल अचल संपत्ति का डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी थाना इलाके के बरौली गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक दिल्ली से लौटकर मुजफ्फरपुर आ रहा था। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव बरौली गांव स्थित एक स्कूल के समीप खेत में पड़ा मिला। मृतक की गर्दन पर चाकू से हमला करने के निशान पाए गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी कुर्नी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कुर्नी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मृतक की पहचान कुर्नी थाना क्षेत्र के रामचंद्रा निवासी 32 वर्षीय अरुण महतो के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। पत्नी व मां का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार अरुण दिल्ली में रहकर काम करता था। वहां से वह लौटकर अपने घर आ रहा था। इसको लेकर उसने अपनी पत्नी को कॉल भी किया था, लेकिन वह घर पहुंचा नहीं। इधर घटना के कुछ घंटे के बाद ही पुलिस ने इस मामले का कुछ हद तक खुलासा कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके प्रेमी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। आरोपी पत्नी से पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। इधर पूरे मामले पर SSP जयंतकांत ने बताया कि हत्या के सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। इस घटना में शामिल आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बताइए ना। हमार बेटा मार देलको। के मार देलक? मार देलको बउआ। हम साफे कहलो से तू हमरा अगना घर न आया। केकरा कहत रहली जगना घर ना? कहिए गोतिया हमरा। के है नाम बताऊ ना। बाबुल। हाबुल। अच्छा। हमरा अगना घर न मार दो। बुढ़िया बोसी बोलबो त हमरी बोल बोल से मार देबो। हां के कहलक रा? देखा ओकरा मन की पैसा हम न मांगी। बुढ़ऊ के जिंदगी के पैसा हमर रहे। कैसन पैसा है? सूद पर देले रही। किनका? ओकरे सके सबके देले हतिया या न देवे ला करे। तोर पैसा ले ले हतिया हमर से करे पुतो ओकरे। हमर पुतो ओकरे। हमर न बउआ हमरा कोनो मारत त पुतो देखत रह। कैसे हुआ है सब जरा बताइए तो। जैसे कि फोन कर रहा थे हमरा कि हम बाजार में उतरम 2 बजे। कहाँ से आ रहे थे? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली में काम करते हैं वहाँ? कंपनी में। अच्छा। तो बोले 2 बजे बोले आएम। तो हम कहली कि ठीक है, सही बात कोई के न पता हो दे कि दिन जमाना खराब है। तो बोले कि कहलक कि आके कच्ची पक्की में रहे। ओकरा बाद की कहलक कि इससे बात कहलक तो कहलक कि भेजे लागी। किसको भेजने के लिए? बाबुल के भेजेला। ये बाबुल कौन है? चुल्हाई के लड़का बगले का है। अच्छा, फिर क्या हुआ? ओकरा बाद हुआ बाबुल जब पहुंच गए तो हम पूछली कि से बाबुल भेटैलक तो हाँ। तो कहाँ बा? तो कच्ची पक्की में। हम कहली कब अबे? तो अबे 1-2 घंटा के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ? ओकरा बाद यहाँ पहुँचलक उनकी ना ओकरा बाद ना पहुँचल। बाबुल से फिर ओकरा बाद में पूछल कि हाँ नहीं आया अभी तक। घरे आबे न कर। बाबुल तो घरे आया था। न अलई रहा। सवेरे चाल तो कर ली यहाँ ना। से गया है वो। हाँ, यहाँ से गया। बाबुल से उसी समय जो है कि अति आज लोग से टहलने जाता है
रोड पर जो है सुबह वाला मॉर्निंग में, उसी में देखा लोग तो देखा कि जो है पीयू के बेहोश होकर जाने सुता हुआ है। जब छुरा के दाग देखा उसके बाद जो है पूरा हमारे यहाँ से हुजूम लोग की उलट गया। सरपंच साहब के हम फ़ोन किए, सरपंच साहब कहे हाँ ऐसे बात जो लाश जो है मार के गर्दन जो है ना रेत के जेब फंसे हुए। उसके बाद हम लोग भी पहुँचे थाना। ये तो बहुत जो है शर्मनाक स्थिति है। और बिहार सरकार के प्रशासनिक अति इतना न जो है दारू के अति के ऊपर लगाया हुआ है, जो आदमी कुछ इतना न यहाँ गांजा स्मोक पीने वाला सा जाति है। और किसी न किसी कारण जो है जुआ के भी अति बहुत अति है, इसके कारण जो है। और इसमें तो कुछ विशेष जानकारी जो है धीरे धीरे प्रशासन को ही जानकारी चलेगा। बाकी हम लोगों को समाज के हिसाब से जो है लगता है जो लोकल लोगों का ही इसमें ही। क्या सबकी पहचान हो चुकी है? पहचान तो लमसम जो है धीरे धीरे आ रहा है, पर्दा साफ हो रहा है। मृतक का पहचान हुआ है? क्या नाम है? पहचान हो गया। क्या नाम है? सागर महतो की लड़का हुआ। क्या नाम है उसका? अरुण उसका नाम है। कितना उम्र होगा? लमसम 30-32 होगा। भाई बारह से घर है। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? दिल्ली से। दिल्ली से? क्या करते थे वहाँ? काम करते रोजगार। अच्छा, तो कितने बजे ये घर घर पहुँचे हैं? घर गए नहीं, घर गेबे नहीं किए से इनको गायब। अब थोड़ा जाइए आई, बोलिए ना। कच्ची पक्की से गायब है। तो कच्ची पक्की से किनके साथ चले थे वो पता नहीं चल पाया, तो फिर कैसे पता मैंने ये घटना इनके साथ हुई तो कैसे जानकारी आपको मिली कि? व्हाट्सएप। अच्छा, पिक्चर मैंने व्हाट्सएप पर आप लोग देखे जी। तो फिर कहाँ पहुँचे हैं? कहाँ पे इनका सब मिला है? ये मिला है घर से मेरा 1 किलोमीटर हट के मिला। 1 किलोमीटर घर से हट के? और सुबह में ही मेरे साथ में थे। अच्छा, हम व्हाट्सएप पर देखे, सोच के उठे व्हाट्सएप पर देखे तो इनको हम बोले। हाँ। तो मेरा पप्पा जी और वार्ड नंबर जी दोनों आदमी जा रहे थे तो हमको बुलाए, हम वहाँ पर गए। हाँ। तो देखे तो इन्होंने बात था तो घर के फिर आदमी के फोन किए तो वहाँ से आदमी से आया। हाँ, इस मामले में एक कुर्नी में एक नवयुवक की मृत्यु हुई है और जिसके बॉडी पे मारपीट के निशान हैं और आगे की प्राथमिक जानकारी ली गई है, उसके अनुसार आगे रेड चल रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों से करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अय्यापुर के मेडिकल ओवरब्रिज के नीचे एक सीएसपी संचालक को लूट की योजना बनाते पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान सीतामढ़ी बाजपट्टी के सुजीत कुमार, राजा कुमार, सनोज कुमार, ललन पासवान, हथौड़ी के किशोर कुमार और पिंटू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 7 गोली, 1 अपाची बाइक और 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। वहीं मनियारी थाना इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने में इकट्ठा हुए 2 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों की पहचान वैशाली के सराय निवासी रणधीर कुमार और सोनपुर के राजेश कुमार के रूप में हुई। पुलिस लाइन के पास है 1 देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 1 सोने की चेन, 1 लॉकेट और 10 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। कुख्यात रणधीर पर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामला दर्ज है और सबसे बड़ी उपलब्धि पुलिस को मोतीपुर इलाके में मिली है, जहां जय बालाजी ट्रेडर्स कंपनी के मालिक दीपक अग्रवाल से अज्ञात अपराधियों ने 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई और सर्विलांस के आधार पर रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को फिल्मी स्टाइल में पैसा देने के लिए मोतीपुर बाजार में बुलाया। खुद पैसा लेकर बालाजी ट्रेडर्स के मालिक दीपक अग्रवाल गए थे। पैसे से भरा बैग जैसे ही अपराधी लेकर आगे जाने की कोशिश की, पुलिस ने चारों तरफ से अपराधियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस ने फिरौती की रकम बरामद कर ली है। पकड़े गए अपराधी की पहचान मोतीपुर के रंजीत राय के रूप में हुई है, जो कि दीपक अग्रवाल का मित्र है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए अहम सफलता है। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में
पुलिस को अहम सफलता मिली है। इस मामले में पिछले 24 घंटे में 11 अपराधियों को जेल भेजा गया, जिनके पास से 2 पिस्टल, 2 कंट्री मेड वेपन्स के साथ में 11 राउंड गोलियां और 3 लाख रुपए का सामान और कैश बरामद किया गया और बाइकें बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल ये लोग अपराध में किया करते थे और यह अपराध के द्वारा लूटी गई रकम में जो रिकवरी हुई है। इस मामले में सबसे पहले मामले में मोतीपुर पुलिस में लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ क्रिमिनल इकट्ठा होकर के एक्सटॉर्शन एक व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। इस मामले में डीएसपी वेस्ट एसएचओ मोतीपुर के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने रेड के दौरान अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 लाख रुपए जो कि एक्सटॉर्शन में व्यवसायी ने अपराधियों को दिए थे वो रिकवर किए गए और इसके साथ में अपराधियों को भी अरेस्ट किया गया, जिससे उस क्षेत्र में एक्सटॉर्शन के मामलों को नियंत्रण करने में सफलता मिली है। इसके अलावा डीएसपी टाउन के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में 11 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से दो कंट्री मेड वेपन, 2 पिस्टल बरामद हुए हैं और ये सफलता अहियापुर थाना क्षेत्र में मिली है। क्या योजना थी सर ये लोग की? इन लोगों की योजना थी, इसमें से 7 अपराधी पकड़े गए हैं और इन लोगों की योजना थी कि ये अहियापुर थाना क्षेत्र में सीएसपी के साथ में लूटपाट करते, जिसमें जो है डकैती की योजना जब ये लोग बना रहे थे उसमें डीएसपी टाउन एसएचओ अहियापुर के नेतृत्व में जो टीम पहुंची उसने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 2 कंट्री मेड वेपन, बाइक और अन्य सामान बरामद। सर मनियारी से बरामद गिरफ्तारी की इस मामले में डीएसपी वेस्ट को और एसएचओ मनियारी को सूचना मिली थी कि कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि वैशाली के बताए जाते हैं, वैशाली में भी क्राइम कर चुके हैं। ये लोग वहां पर क्राइम करके भाग रहे थे। पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम थी, मनियारी की जो पेट्रोलिंग टीम थी, उसने जो है इन लोगों का पीछा किया और पीछा करने के दौरान 2 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया और इनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुए हैं और इसके अलावा जो लूटी गई चेन थी, जो एक महिला से लूटी गई थी, उसको जो है इन्होंने बरामद कर लिया है। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने मुजफ्फरपुर में 4 केसेस में और इसके अलावा वैशाली में 6 आधा दर्जन केसेस में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। रिकॉर्ड कितने हैं इन लोग का? इन 2 जो मनियारी में जो क्रिमिनल्स पकड़ में आए हैं उन लोगों का वैशाली में 6 केसेस में, मुजफ्फरपुर में 4 केसेस में उन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सदर थाना क्षेत्र में वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद वहां भारी भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने NH 28 को पूरी तरह जाम कर दिया, साथ ही मुआवजे की मांग करने लगे। मृतक की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी मोहम्मद असलम के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंचे सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो वहाँ पे चाय पिए थे, वो वहीं पे बैठे हुए थे, ठीक है। काम करने के लिए आए थे, वो निकले साइकिल लेके वहाँ पे बैठे हुए थे। वो आया, वो काम करने के लिए आया था, उधर से गाड़ी निकाला, चढ़ा तो वो सीधे चलता रहा। पैदल थे? हाँ, साइकिल से आए हुए थे, काम करने के लिए आए थे। कहाँ जा रहे थे? काम करने यहीं आए थे। कहाँ? कौन काम कर रहे थे? लेबर में काम करने आ रहे थे। उसके बाद थोड़ा चाय पीने लगे, चाय पी के जैसे वो निकले वैसे वो गाड़ी निकला, इनके ऊपर चढ़ाया, फिर वो चला गया। हाँ, स्पॉट डेथ है। अब वो रुका भी नहीं, चलते वाना को। आप कौन है उनके? हम उनकी भतीजी है। क्या नाम था उनका? मोहम्मद असलम था ना। कितना उम्र होगा? 7 होगा। दक्षिण पक्षी पहले में एक अज्ञात वाहन द्वारा माधोपुर बंगला से की मृत्यु हुई है। लोग सड़क जाम कर दिए। सड़क जाम चकिरास रोड पे है, बात हुई है। गरीब आदमी जो पैसे वगैरह जो है सरकार का मुआवजा मिल जाएगा, बात हो गई है, हट रही है, हटाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में चर्चित ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट नमक बेचने का धंधा चल रहा है।
कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर मनियारी पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया। भारी मात्रा में डुप्लीकेट नमक बरामद की गई। इसके अलावा मच्छर भगाने वाला डुप्लीकेट अगरबत्ती बनाने के धंधे का भी भंडाफोड़ किया गया। मौके से 2 दुकानदारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कंपनी के अधिकारियों ने थाना में ट्रेडमार्क एक्ट के आधार पर दोनों धंधेबाजों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आवेदन दिया है। थानेदार अजय पासवान ने बताया कि सामान को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कंपनी के अधिकारी टोटन चक्रवर्ती ने बताया कि ग्राहकों की शिकायत पर कंपनी के विजिलेंस टीम ने 2 अधिकारी मनियारी के महमदपुर मुबारक और कच्ची पक्की रोड के दुकानों पर ग्राहक बनकर पहुंचे। एक दुकानदार से नमक तो दूसरे से मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती खरीदी गई। बारीकी से इसकी जांच करने पर पाया गया कि दोनों सामान डुप्लीकेट है। भारी मात्रा में डुप्लीकेट नमक और अगरबत्ती बरामद किया गया है। सर ये सब गाँव के लोग देख रहे हैं, आपको नहीं जाना होगा, आपको ही जाना है ना। ना देखिए, हम लोग IPR से आए हैं, मुंबई IPR कॉर्पोरेट विजिलेंस से सीनियर ऑफिसर टोटन चक्रवर्ती और निवन हाथी, और ये वादी है प्रदीप घोष। एक्चुअली हम लोग को गोपनीय तरफ से सूचना मिला था, ये थाना का नाम था मनियारी थाना एरिया में क्षेत्र में, इधर में टाटा नमक और स्लीव ऑयल जो मच्छर मारने का आसी का स्लीव ऑयल काफ़ी मात्रा में इधर में बना रहे हैं। और टाटा नमक का एक स्टॉक पॉइंट है, एक दुकान है, दुकान के नाम में फौजी ट्रेडर्स, उसमें टाटा नमक भी मिले हैं और आपका भारी मात्रा में, और डुप्लीकेट स्लीव ऑयल जो मच्छर भगाने का जो है अगरबत्ती वो भी मिले हैं काफ़ी मात्रा में। और एक जगह में मिले जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था आसी का स्लीव ऑयल, वो भी भारी मात्रा में मिले हैं। अभी दोनों मुजरिम अरेस्ट हुए हैं, तो अभी उनका अगेंस्ट में हम लोग ट्रेडमार्क कॉपीराइट में केस कर कंप्लेंट दे रहे हैं। दोनों का नाम क्या है? दोनों का नाम क्या है? पहले का नाम है रंजीत साव पहले जो आदमी है, और दूसरे का नाम है मोहम्मद गुलजार आलम। कहाँ से बरामद हुई है सर? ये बरामद हुई है जो आपका जो कच्ची पक्की जो सड़क है मोहम्मदपुर मुबारक, उधर में मैन्युफैक्चरिंग मिला है। ठीक है, जो गुलजार आलम जो है उनका घर से मिले हैं, और एक जगह में मिला है जो हाईवे, जो कच्ची पक्की हाईवे है, उधर में ही ट्रेडर्स जो है उधर से मिले हैं टाटा नमक और स्लीव ऑयल। मुजफ्फरपुर नगर निगम में चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय और मेयर राकेश कुमार पिंटू के बीच गुरुवार को निगम के बैठक की 2 लोगों से अध्यक्षता कराने और प्रोसीडिंग आनंद फानंद में निकाल दिए जाने को लेकर शुक्रवार को भी तनाव बना हुआ नजर आया। मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि 19 अप्रैल की बैठक की प्रोसीडिंग नहीं निकाली गई, पर 5 मई की बैठक की प्रोसीडिंग नंदू बाबू के द्वारा जारी करवा दिया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए मेयर राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी नगर एवं आवास विकास विभाग के मंत्री और सचिव को पत्र लिखकर दी गई है। कल बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक में बजट के एजेंडा पर चर्चा हुआ, और चर्चा करने के बाद सभी माननीय पार्षद सर्वसम्मति से पारित किए। उसके बाद मैंने बैठक को समाप्त करने की घोषणा की, और बैठक समाप्त हो गया। उसके बाद मैं वहाँ से अपना उठ करके चला आया, और आज जब मैं प्रोसीडिंग, चूँकि प्रोसीडिंग मेयर को ही निकालना है, इसलिए हम अपना प्रोसीडिंग निकाल करके नगर आयुक्त को भेजे, पियून को भेजे। तो पियून के माध्यम से पता चला कि वो बोल रहे हैं कि हम प्रोसीडिंग नहीं लेंगे, तो आप निकल जाइए। क्या कारण हो सकता है इसको लेकर? अब इसका कारण तो नगर आयुक्त महोदय ही जाने क्या कारण से उन्होंने नहीं लिया, और इसके लिए हम प्रधान सचिव से मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई इतना, और उनके पास डाक के द्वारा भेज दिया गया है, प्रधान सचिव के पास भी डाक के द्वारा भेज दिया गया है। इस संदर्भ में हम नगर विकास आवास विभाग में भी अपना कंप्लेंट दर्ज कराएंगे।
नगर सचिव से प्रधान सचिव से मिलेंगे और उनको बताएंगे इसके बारे में। पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा ने कहा है कि आज की राजनीति जाति पर आधारित होती जा रही है। जो समाजवादी भी थे अब जातिवादी हो गए हैं। ऐसे में भूमिहार ब्राह्मणों को भी एकजुट होकर सत्ता के संचालन में समुचित भागीदारी लेना होगा। इसके लिए उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट का गठन कर संघर्ष का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा ने कहा कि आज भूमिहार और ब्राह्मण उपेक्षित हैं, जबकि आज़ादी से पहले से लेकर आज तक राज्य के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जमात को एकजुट कर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। संवाददाता सम्मेलन के दौरान फ्रंट के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक अवनीश कुमार, महामंत्री पूर्व विधायक अजय कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष अमर कुमार सिंह के अलावा फ्रंट के नेता मयंक कुमार मुन्ना, नरेंद्र कुमार और विजय कुमार चौधरी सहित भूमिहार समाज के कई अन्य बड़े नेता मौजूद थे। बिहार की जो राजनीति जिस दौर से गुजर रही है उसमें चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। आज लाख लोग प्रयास करें राजनीतिक शक्ल देने का, लेकिन आप देखेंगे कि अगर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं जो जातीय आधारित पार्टियां हैं। जदयू है तो लौह कुश है, कोयरी कुर्मी की पार्टी है, राजद है तो जादवों की पार्टी है, हम है तो भूमिहार लोगों की पार्टी है, लोजपा है तो दुसाध की पार्टी है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा भी जमात है जिसकी बड़ी भूमिका रही है आज़ादी से लड़ाई से लेकर के आज तक, वो कहीं न कहीं उपेक्षित है और जिसको हम भूमिहार और ब्राह्मण कहते हैं, जिसने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जेल यातनाएं सही, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, जीवन का बलिदान तक दिया और आज़ादी के बाद जो समाज के सामने समस्याएं थी, शिक्षा का, बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का, भूमिहीनों को ज़मीन देने का, उसमें बढ़ चढ़ के ज़मीन का दान दिया। न केवल ज़मीन का दान दिया बल्कि स्कूल बनवाए, प्राथमिक विद्यालय बनवाए, हाई स्कूल बनवाए, कॉलेज बनाए। और मुजफ्फरपुर से बड़ा उदाहरण इसका क्या हो सकता है? 1 दर्जन यहाँ के जो कॉलेज है भूमिहारों ने उसको बनवाया। पूरे बिहार में संत विनोबा भावे के आह्वान पर लाखों एकड़ ज़मीन का दान दिया। आगे आने वाली सरकारों ने उसी ज़मीन को बांट करके भूमिहीन को पर्चा दे करके अपना पीठ थपथपाने का काम किया। गांव में अस्पताल बनवाए, अस्पताल के लिए ज़मीन दिया। आज राजनीति में के निर्णय की प्रक्रिया में, सत्ता में भागीदारी में वह जमात उपेक्षित है। यदि हम कोयरी कुर्मी के पार्टी में रह करके उनके पीछे चल सकते हैं, जादव की पार्टी में हम जाने के लिए बेचैन हैं, तो भूमिहार ब्राह्मण कहने में अपने को इसमें हीनता की क्या बात है? जब हम जातीय आधारित पार्टी में कभी आदर्श था, समाजवाद का आदर्श था, सोशलिस्ट का था, कम्युनिस्ट का था, आज तो वो आदर्श रहा नहीं। जो समाजवादी थे वो जातिवादी हो गए हैं। तो जातिवादी हो गए हैं तो तब हम जातिवादी पार्टी में पीछे चलने को तैयार हैं। तो इतना स्वाभिमान हम में क्यों नहीं पैदा होता है कि हम भूमिहार ब्राह्मण अपने को संगठित करें? और यही आज चिंता और चिंतन का विषय है। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमें आपस में एकता का भाव है, बिखराव की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे सामने सर्वमान कोई नेतृत्व नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि सामूहिक नेतृत्व विकसित हो। कोई एक व्यक्ति नेता नहीं हो सकता है और काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसमें सफलता पाई थी। लेकिन बाद में जो बाहरी ताकतें थी जो इस जमात को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं, इसमें फूट पैदा करने का काम किया। अब समझते हैं कि उन लोगों को भी एहसास हो रहा है कि हमसे भूल हुई है, गलती हुई है। इसलिए हम लोग आगे हाथ बढ़ा करके ये तमाम जो हमारे छोटे छोटे जमात हैं उनको संगठित करके एक मंच पर लाएंगे। एक बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति का हम लोग निर्माण करेंगे कि बिना हमारे चाहे बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती। और वह शर्त के साथ होगा कि हमारी राजनीति में जो निर्णय की प्रक्रिया है, नीति का जो निर्धारण है,
सत्ता का जो संचालन है, प्रशासन है, उसमें हमारी समुचित भागीदारी हो, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट का निर्माण किया है और आगे आने वाले समय में हम लोग इस पर विचार मंथन करेंगे। समाज के सभी तबके के लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोच में विश्वास रखते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। जो नौजवान हैं उनको भी हम कंस्ट्रक्टिव रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। एईएस चमकी बुखार से संबंधित शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में एम्बुलेंस सेवा प्रदाता एजेंसी पशुपतिनाथ प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगी। संतोषजनक एम्बुलेंस सेवा की बात सामने आने पर डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने स्पष्ट लहजे में चिताया कि एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करना सुनिश्चित करे। इस संबंध में किसी भी तरह की शिकायत आने पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि यह अत्यंत ही संवेदनशील मामला है। समय पर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने पर रोगियों की जान बचाई जा सकती है। इसमें विलंब पर पेशेंट की जान पर खतरा बन सकता है और यह इमरजेंसी सर्विस भी है। आगे से कोताही लापरवाही की सूचना प्राप्त होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर हाल में एम्बुलेंस कार्यशील रहे, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। एम्बुलेंस सेवा 100% ऑपरेशनल होनी चाहिए। एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कुल 67 एम्बुलेंस ऑपरेट हो रहे हैं। इसमें से कुछ एम्बुलेंस ऑफ रोड हैं। देखिए, चमकी बुखार पर नियंत्रण के मद्देनज़र आज उप विकास आयुक्त मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें एईएस के नियंत्रण को लेकर के जितने कोषांग बने हैं उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई और अद्यतन पर प्रगति की जानकारी ली गई है। बैठक में उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए चमकी पर नियंत्रण के मद्देनज़र प्रभावी भूमिका का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। साथ ही इसमें जिनका प्रदर्शन लचर रहेगा या जो कोताही करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी बात सुनने में आई या इस बात की पुष्टि हुई कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता जो एजेंसी है उनके द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे काफ़ी गंभीरता से लिया गया और उप विकास आयुक्त ने उक्त एजेंसी को हिदायत देते हुए स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सोमवार के बाद किसी भी तरह की कोई शिकायत एम्बुलेंस परिचालन में यदि आता है तो विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह संवेदनशील मामला है और इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर इसमें आप कोई कोताही करेंगे तो आपके खिलाफ न केवल कार्रवाई होगी बल्कि विभाग को भी लिखा जाएगा। इस तरह से चमकी बुखार पर नियंत्रण को लेकर के यह बैठक आज की गई थी। एम्बुलेंस संचालक के दिनों में लगातार देखने को मिल रहा है कि डीजल खत्म होने की बात का पेशेंट को ले जाने से मना कर दे रहे। उनको स्पष्ट रूप से चिताया गया है कि किसी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। डीजल और तेल की बहानेबाजी हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। चूँकि एजेंसी के 67 एम्बुलेंस चलते हैं जो एजेंसी है उनकी, और उनके द्वारा बताया गया कि कुछ एम्बुलेंस जो है 10-12 वो ऑफ रोड हैं, बाकी एम्बुलेंस चल रहा है। तो उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस देना होगा और यदि वो नहीं देते हैं तो ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और इसमें रोगी की जान की बात है और इसमें अगर वो लापरवाही वो बरतेंगे तो उन पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर शहर के शुक्ला रोड स्थित दाता कमल शाह की 119वीं सालाना उर्स धूमधाम से मनाई जाएगी। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण मजार पर किसी प्रकार की उर्स नहीं लगाई गई थी, लेकिन इस बार मजार शरीफ पर भारी संख्या में अकीकतमंद पहुंचेंगे। इसमें 15 मई तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 14 मई को पुलिस कप्तान, नगर थाना, शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा और नगर निगम की ओर से चादर जुलूस निकालकर चादर पोशी की जाएगी। इस बात की जानकारी शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजार शरीफ के गद्दी नशी भोला बाबा ने दिया। इस मौके पर तनवीर आलम, वशीउल हक रिजवी, पाले खान समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। 2 साल के बाद मजार शरीफ पे रौनक आएगी, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हजरत दाता कंबल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, असल नाम हुआ हजरत मौलाना ख्वाजा हाजी असगर अली ख़ान उर्फ हजरत दाता कंबल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक 2 साल से लॉकडाउन के लेकर
नहीं बनाया गया, सिर्फ कैंपस के अंदर इसका रस्म अदा किया गया इनके मजार शरीफ पर। सरकारी चादर भी चढ़ी तो सेनी में रख के लाया गया। हमने ऑर्डर परमिशन किसी को नहीं दिया, आम जनता को तो दिया ही नहीं, तो पुलिस वाले या किसी को नहीं दिया। इस साल 2 साल के बाद उर्स मुबारक का बहुत ज़ोर शोर से तैयारी किया जा रहा है। दाता का करम पूरे दुनिया में रहे, पूरे दुनिया के अंदर अमन चैन शांति बना रहे और पूरे दुनिया के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मोहब्बत प्रेम एकता के साथ दाता के उर्स को जिस तरह मनाते हैं इस साल मनाया जाएगा और दाता का करम होगा। ये बीमारी सदा के लिए हिंदुस्तान के पूरे दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और हम दाता से दुआ करते हैं कि सरकार आप ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, अपने पीर के सदक़े में दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में अमन चैन शांति रहे, पूरे दुनिया के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर चले। प्रोग्राम क्या है थोड़ा बताइए। 9 मई को सुबह 5 बजे सरकार का गुस्ल होगा, 10 बजे कुरान खानी है, कुल फातिया खानी, शाम 4 बजे संदल चादर पोशी, उसके बाद आम लोगों की चादर पोशी शुरू हो जाएगी मुरीदानों की। फिर कल हो के प्रोग्राम है, फिर जाके आपके 14 तारीख को मुजफ्फरपुर आदर्श नगर थाना से 6:10 पर चादर पोशी का रस्म अदा किया जाएगा। जिला अधिकारी, एसपी साहब, एसडीओ, तमाम पुलिस प्रशासन के देख रेख में नगर थाने से चादर का जुलूस इस दरगाह शरीफ पर लाया जाएगा। सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर से 5:05 पर चादर का जुलूस लाया जाएगा। नगर निगम परिवार के तरफ से 3:10 पर चादर का जुलूस लाया जाएगा। आज सिंडी से भी लोग आते हैं जो 2:10 पर वो लोग चादर मिस्कॉट से लेके आते हैं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि दाता से दुआ है कि जितने जायरीन आए अच्छा से ज़ियारत करें, उनके लिए अच्छा से इंतज़ाम किया जाएगा, किसी तरह का जायरीन को दिक्कत नहीं हो। और हम अपने ज़िला अधिकारी, प्रशासन, एसडीओ साहब से भी ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मदद किया जाए प्रशासन की तरफ से, ताकि जायरीन आने वाले को किसी तरह का रास्ते में या कहीं भी कोई परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े। नाम बताइए। मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन रजा खान उर्फ भोला बाबा, गद्दी नशी, दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह, और हम लोग इनके छठे पुष्प में नवासे भी हुए। सरियागंज स्थित राम जानकी मंदिर में आचार्य गणेश तिवारी के द्वारा मंदिर परिसर में प्रभु राम जानकी, राधे श्याम, माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना पूजा संपन्न हुई। मंदिर के पुजारी पंडित वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि 4 मई को भव्य कलश यात्रा के साथ ही अनुष्ठान का प्रारंभ हुआ था। आज मंदिर में आचार्यों के द्वारा शास्त्रोक्त वेद पाठ के साथ ही मंदिर में भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया गया। साथ ही भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूजन कार्यक्रम क्रमशः 7 मई को 24 घंटे की रामधुन, 8 मई हनुमान आराधना और पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। मौके पर आलोक मिश्रा, प्रकाश मिश्रा, अमित मिश्रा, सुमित मिश्रा, डॉक्टर विकास शर्मा, आकाश चौधरी सहित दर्जनों भक्त मौजूद थे। रामदयालु स्थित मुक्तिनाथ महादेव मंदिर में चल रहे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। पिछले दिन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और हवन के आयोजन से पहले शुक्रवार को कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे के साथ 501 कन्याएं और महिलाएं सीढ़ी घाट पहुंची। बूढ़ी गंडक से वीरेंद्र कुमार पांडे ने जलबोझी कराई। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलश यात्रा मंदिर परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर की झांकी के साथ रही। मंदिर के सेक्रेटरी राम किशोर प्रसाद ने बताया कि 10 तारीख तक चलने वाले आयोजन में शिव पार्वती के साथ राधे कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये जो है मुक्तिनाथ मंदिर जो है मुजफ्फरपुर में, वो रामदयालु में, उसी का जो है कलश यात्रा में हम लोग निकले हैं। सभी सभी देवताओं माने शंकर जी का, ये राधे कृष्ण का, इन लोगों का जो है प्राण प्रतिष्ठा। आज ये कलश यात्रा निकाली गई है, मुक्तिनाथ मंदिर से निकाली गई है। यहाँ हनुमान जी, राधा कृष्ण और शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है वीरेंद्र जी के द्वारा, जो हमारे जजमान हैं। और हमारे जजमान के रूप में हैं आपको संजय जी, पुरोहित रामाकांत झा, वीरेंद्र कुमार
और राजीव कुमार आनंद चौधरी के नेतृत्व में यह जुलूस का निकाला गया है। और यह शोभा यात्रा अभी सिकंदरपुर से होते हुए गरीब स्थान मंदिर, हरसावा चौक होते हुए, आमगोला होते हुए फिर मुक्तिनाथ मंदिर में जाकर समापन होगा और यहाँ रुद्राभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को सिकंदरपुर स्टेडियम स्थित बीआरसीसी भवन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि निदेशालय के अपर निदेशक धनंजय पति त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में शामिल जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने बताया कि सभी योग्य किसानों तक पीएम किसान योजना का लाभ पहुंचाने एवं अयोग्य का नाम काटने के लिए अनुशंसित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कृषि निदेशालय पटना के डीबीटी सेल से आए हुए धीरज कुमार एवं नीतीश आनंद ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन अनुदेश में किए गए बदलाव से अवगत कराया। सत्यापन के क्रम में आने वाली तकनीकी समस्याओं का निराकरण किया गया। अंत में जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी प्रसार कर्मियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित सभी किसानों का अपने निकटतम सहज वसुधा केंद्र पर यथाशीघ्र KYC कराने के लिए सूचित करें। सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के किसानों को वास्तविक लाभ मिले, इसके लेकर के जिला स्तर पर कार्यशाला और पहली बार कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है, जिसमें राज्य स्तर पे अपर निदेशक सस्य श्री धनंजय पति त्रिपाठी जी आए हुए हैं और नोडल के रूप में डीबीटी सेल के देवेश जी हैं। ये सारे बिंदु पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो सही योग्य हैं उसके लिए सोशल ऑडिट करना है पंचायत ग्राम वाइज। ये 3 महीना पहले पत्र दिया गया एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के द्वारा, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि आम चीज को ओपन कर देना है। और उसके अलावा आयकर वसूली, इसके अलावा पात्र लोगों की वसूली, ये सारा बिंदु पर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, ताकि शुद्ध रूप से किसान को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर बनाना, छोटे किसान को लाभ देना है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, ये बहुत बड़ा कार्यशाला है ताकि जिले का टोटल 16 प्रखंड के एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, सलाहकार हैं, BTM ATM है, वसुधा केंद्र को बुलाया गया है, क्योंकि आज के दिन में डिजिटल वो जो होता है आपका बायोमेट्रिक, सभी जो भी किसान इसके लाभुक हैं उनको बायोमेट्रिक सिस्टम से अपडेट करना है। तो वसुधा केंद्र को 15 रुपया के दर से राज्य से निर्धारित है, उसके अनुसार करना है। इसीलिए हम लोग जिला के जो वसुधा केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक वो भी उपस्थित हैं और मेरे जिला स्तर सभी पदाधिकारी हैं कि जवाबदेही है और आयकर से जो वसूली है वो भी कराना है। अपात्र लोग हटेंगे और सुपात्र लोग सही योग्य आदमी जुटेंगे, सोशल ऑडिट का ही कंसेप्ट है। सूची प्रकाशित होगा, सही आदमी रहेंगे, गलत हटेंगे, उनके जगह पर नए आदमी आएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और इसी के माध्यम से हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड का भी क्रम 25 से 1 तारीख विशेष ग्राम सभा करवाए थे, ताकि उसमें किसान क्रेडिट कार्ड देने का भी प्रोविजन सरकार के द्वारा किया गया हुआ है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम मिट्टी जांच, इस वित्तीय वर्ष का सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, उसके लिए भी आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम को मटेरियल दिया जा रहा है कि पूरा सॉइल नमूना, मिट्टी का नमूना ऐप के माध्यम से लिया जाएगा, ताकि मिट्टी की संरचना का पता चले कि कहाँ अल्कलाइन कहाँ से लाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम,
4th फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।